हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि आपके साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के रहेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई का, उसमें टर्म 1 और टर्म 2 के फॉर्म में एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 में अगर आपका केमिस्ट्री से देखा जाए तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, दूसरा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट और तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये तीन चैप्टर को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे और वो सारे के सारे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम मींस टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाई द मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग के पहले क्लीन क्यों किया जाता है, मतलब जलाने के पहले उसको हम क्लीन क्यों करते हैं। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी में ये दिया है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले क्लीन इसलिए किया जाता है सैंड पेपर से, ताकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो हट जाए, ठीक है। मैग्नीशियम एक टाइप का रिएक्टिव मेटल है, तो वो अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे एक्सपोज किया जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है, और अगर मैग्नीशियम का ऑक्साइड की लेयर उस पर चढ़ी रहेगी तो जलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अच्छे से जलेगा नहीं। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसी वजह से क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि प्रोटेक्टिव लेयर हटाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम रिबन पर से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड स्क्रीन पे है। कह रहा है इसमें कि हमारा लेड नाइट्रेट है, जो कि पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करने के बाद लेड आयोडाइड बनाता है, और इसी के साथ एक और प्रोडक्ट बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि इन एबव रिएक्शन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है आप सभी को कि क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मतलब कि जब एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं। या तो गैस निकलेगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑब्जर्व करी जाती हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन। मतलब कि अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें ये सारे ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो वही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है ना बच्चों, तो लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा। फर्स्ट दिया है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ KNO3। बच्चों, ये तो प्रोडक्ट बन ही रहा है, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। सेकेंड दिया फॉर्मेशन ऑफ LOS प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 मींस लेड आयोडाइड। सी दिया है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और डी दिया है चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों सी और डी नहीं है, ए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस निकल नहीं रही है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। बच्चों, ये जो लेड नाइट्रेट है ना यहाँ पे, वो लेड नाइट्रेट किस कलर का होता है, हमारा वाइट कलर का होता है। लेकिन जब ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके लेड आयोडाइड बनाता है ना, तो ये किस कलर का हो जाता है बच्चों, येलो कलर का हो जाता है।
तो मतलब येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है बच्चों 3rd नंबर का, कह रहा है कि इन बर्निंग अ कैंडल विच ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस। हमसे कह रहा है कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों। पहला दिया है चेंज ऑफ स्टेट, दूसरा दिया एवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा दिया है कि बोथ ए एंड बी, एंड सी दिया है नन ऑफ द एबव। बच्चों आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहली बात तो उसमें से गैसेस निकलती हैं, आपने देखा है वहां पे गैस निकलती है बच्चों, जो उसकी फ्लेम होती है कैंडल की, उसके बगल बगल से क्या होती है, गैस निकलती है। इसी के साथ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट भी होता है। चेंज ऑफ स्टेट कैसे, जब आपने देखा होगा कि जब कैंडल को हम जलाए नहीं रहते हैं तो वो सॉलिड के फॉर्म में रहती है, लेकिन जब हम उसको बर्न करते हैं ना तो उसके ऊपर वाला जहाँ से फ्लेम निकलती है, जो यार्न होता है कैंडल में लगा होता है, धागा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट जैसा बन जाता है, और वो जो वैक्स होता है ना वो लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। ठीक है, मेल्ट होने लगता है वैक्स। तो यहां पे चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है और गैस भी निकल रही है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड वाई, then a gas Z is evolved which burns radially by making a little explosion, name the gas Z। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब कोई मेटल है, मान लो X हमारे पास, ठीक है, वो ट्रीट करी जाती है डाइल्यूट एसिड Y से, मतलब कि X ने किसके साथ रिएक्शन किया, एक एसिड, डाइल्यूट एसिड है Y से, तो एक गैस निकलती है, कौन सी बच्चों, जेड गैस निकलती है। और ये जो गैस होती है ना वो क्या होती है कि एक लिटिल एक्सप्लोजन के साथ बर्न करती है। ठीक है, मतलब एक थोड़ा धमाका जैसा होता है। तो गैस का नाम बताना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सिंपली जब कोई भी मेटल एक एसिड से रिएक्शन करेगी, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मेटल है, मान लो हमारे पास सोडियम ले लिया हमने, सोडियम ले लिया, और कोई भी हम एसिड ले लेते हैं, अपना HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl ले लेंगे तो ये जो रिएक्शन होगी ना बच्चों, ये जो रिएक्शन होगी वहाँ यहाँ पे, वो क्या होगी कि NaCl बन जाएगा, मतलब कि हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों। अब ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है दैट इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ा दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, और खुद क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और जब इसको बर्न करेंगे ना तो ये लिटिल एक्सप्लोजन के साथ जलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जेड गैस निकल रहा है, जेड गैस दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है डी में H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस होगी जेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला है स्क्रीन पे आपके सामने। कह रहा है कि PQ प्लस RS, एक सेकेंड बच्चों, हाँ यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि PQ प्लस RS और ये बना क्या रहे हैं, PS प्लस RQ। हमको बताना है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है, मतलब कि ये जो एग्जाम्पल के थ्रू हमको रिएक्शन रिप्रेजेंट की जा रही है वो कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। जो PQ है ना वो RS के साथ कंबाइन तो हो रहा है, लेकिन
पी क्या कर रहा है, आर एस के एस से कंबाइन होके पी एस बना ले रहा है, और क्यू जो है वो आर से कंबाइन होके आर क्यू बना ले रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी क्यू पहले ब्रेक हो रहा है और आर एस भी ब्रेक हो रहा है। पी क्यू क्या कर रहा है, आर एस के साथ इंटरचेंज करके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। और आपको याद होगा कि जो मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाई थी उसमें हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि जो कंपाउंड्स रहते हैं वो सबसे पहले अपने आयन के फॉर्म में ब्रेक होते हैं, और आयन के फॉर्म में ब्रेक होने के बाद वो एक दूसरे से आयंस का इंटरचेंज करते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो अगर हम देखें तो पी क्यू क्या हो रहा है, पी जो है वो एस के साथ जा रहा है, और जो क्यू बच रहा है वो आर के साथ कंबाइन होके क्या कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला दिया है आपका, स्क्रीन पे है, 1 सेकेंड। हाँ, इसमें कह रहा है बच्चों की 1 सेकेंड, What type of chemical reaction take place when silver bromide exposed to sunlight? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी, उसको क्या नाम दोगे जब सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, और रिएक्शन देख लेते हैं इसका। सिल्वर ब्रोमाइड मतलब क्या हो जाएगा, AgBr, इसको क्या किया जा रहा है, सनलाइट दिया जा रहा है। ठीक है, क्या दिया जा रहा है बच्चों, सनलाइट दिया जा रहा है। तो सनलाइट देने पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये क्या होगा, कैसे ब्रेक होगा, सिल्वर में मींस Ag में, और इसी के साथ किस में ब्रेक हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये सिल्वर में ब्रेक होगा, और इसी के साथ किस में ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक होगा, ब्रोमीन में। ठीक है, ये सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा हमारा। अब बच्चों ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा हमारा, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट आंसर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों कहीं कहीं पे दे देता है थर्मल डीकम्पोजिशन और या फिर इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। तो अगर जब दो टाइप के ऐसे हमारे ऑप्शंस मिलेंगे तो वहाँ पे ये कौन सा होगा बच्चों, वहाँ पे ये थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई भी प्रोडक्ट को ब्रेक किया, कोई भी रिएक्टेंट ब्रेक होकर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला दिया डिस्प्लेसमेंट, दूसरा दिया कॉम्बिनेशन, तीसरा दिया डीकम्पोजिशन, और डी दिया है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2O है हमारे पास, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ना। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे किसके प्रेजेंस में ये ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कैसा डीकम्पोजिशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 8th वाला कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ।
हमसे बोल रहा है कि जो हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, तो ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों। अब बच्चों जो भी हम फूड बॉडी के अंदर लेते हैं, मतलब कि जो भी फूड खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है, और वो स्टार्च क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन्स और विटामिन्स और ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे डिकम्पोज होना, डिकम्पोज हो जाता है वो हमारा फूड प्रोटीन्स विटामिन्स और स्टार्च के फॉर्म में, मतलब जो स्टार्च होता है उसमें प्रेजेंट होता है, वो शुगर और ग्लूकोज प्रोटीन्स विटामिन्स इन सब में डिकम्पोज हो जाता है। तो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, FeSO4 प्लस Cu, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बताना, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन अबव रिएक्शन। बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से आप देखिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, FeSO4 मीन्स जो हमारा आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, वो कॉपर से रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाएगा। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली हमारा क्या कर देंगे कि ये वो लिख देते हैं CuSO4 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन बाहर हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये क्या है, दिस इज़ रॉन्ग बच्चों। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, नहीं तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है कि कौन सा जो एलिमेंट है, जो मेटल है वो रिएक्टिव है, और जो रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल को ही वो क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल है तभी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगी। अब बच्चों जो आयरन है ना, दैट इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कॉपर, लेकिन कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर यहाँ से आयरन को तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी बच्चों, मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो परफॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका नन ऑफ द एबव, मतलब कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मींस ये रिएक्शन होगी ही नहीं बच्चों। ठीक है, क्योंकि कॉपर कभी आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो दोनों वैसे के वैसे बने रहेंगे, कोई रिएक्शन होगी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो बच्चों यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 10 क्वेश्चंस मींस 10 MCQ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, बट ये MCQ जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि नेम द एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट फ्रॉम रैंसिडिटी। बच्चों हमसे कह रहा है कि रैंसिडिटी से अगर फूड्स या सब्सटेंसेस को सेव करना है तो एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताओ जो कि हम यूज़ करते हैं रैंसिडिटी से बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, आपको जनरली रैंसिडिटी तो पता होगा क्या होता है, मतलब कि जो भी फूड होते हैं उनमें जो ऑयल या फैट प्रेजेंट होता है, वो जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर या फिर एसिड या फिर मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है, तो उसकी स्मेल जो होती है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, मतलब कि वो जो फूड होता है, वो जो सब्सटेंस होता है वो खाने लायक नहीं रहता। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी से फूड्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, या फिर थोड़ा सॉल्ट की क्वांटिटी ऐड करेंगे, या फिर जिस भी पॉट में हम उसको रख रहे हैं उसका जो कैप होगा उसको टाइटली बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केवल बताना है कि एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका स्क्रीन पे है, कह रहा है कि H2SO4, ये नहीं होगा बच्चों, ये क्या एक टाइप का एसिड है, आप सभी को पता है। बी दिया है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, सी दिया है HCl, डी दिया है नॉन ऑफ द एबव। तो सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। कहीं कहीं इसका शॉर्ट फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा BHT। ठीक है, ये एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा बच्चों एक और भी बहुत ही पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज BHA, आप जानते रहो इसके बारे में भी। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। तो ये दो हमारे
मतलब कि पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, रैंसिडिटी से किसी भी ऑयली फूड या फैटी फूड को सेव करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। मींस जो भी यहाँ पे मैंने 10 एमसीक्यूज़ कराया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। उसका सॉल्यूशन मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके दिया है। यदि इसके बावजूद भी आपको डाउट आता है तो आप हमको कमेंट में मेंशन करिएगा, और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो आपको मिलती रहे और आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर और दिसंबर में आपका टर्म 1 का, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। ठीक है।